जय हिंद। स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 यानी कि इंटरमीडिएट के छात्रों का 14 फरवरी को होने वाले हिस्ट्री यानी कि इतिहास के बोर्ड एग्जाम के लिए VVS सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर लेकर के आया हूं, जिसमें आपका अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। और दोस्तों, ये आपका सेट 2 है। इससे पहले मैंने आपके लिए इस यूट्यूब चैनल पर सेट 1 के सभी VVS सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को अपलोड कर दिया है, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को भी अपलोड किया हूं, उसे भी आप लोग जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इस सेट में दिए गए सभी अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को हम लोग एक एक करके देखते हैं। और दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपका दिया गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और यहां पर आपके लिए कुल मिलाकर के 8 अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में केवल 6 प्रश्नों का ही उत्तर लिखना है। और 6वां प्रश्न आपका 2-2 नंबर का होगा, यानी कि सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करने पर आप लोगों को पूरे के पूरे 12 नंबर मिलेंगे। और दोस्तों, यहां पर आपका जो पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, यानी कि 31वां प्रश्न, वह है कि अशोक के अभिलेख किन किन भाषाओं में लिखे गए हैं। तो दोस्तों, इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का, वह कम से कम एक शब्द में या फिर एक वाक्य में या फिर अधिक से अधिक 50 शब्दों में लिखना है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हम लोगों को लिखना है, वो लिखना है कि अशोक के अभिलेख प्राकृत और पाली भाषाओं में लिखे गए थे। किन किन भाषाओं में लिखे गए थे? तो प्राकृत और पाली भाषाओं में, और इनमें ब्राह्मी खरोष्टी भाषाओं लिपियों का प्रयोग हुआ था। इसका दोस्तों आगे लिखना है कि इन अभिलेखों में अशोक के जीवन वृत्त, उसकी आंतरिक तथा बाहरी नीति एवं उसके राज्य के विस्तार संबंधी जानकारी दी गई है। तो इस तरह से हम लोगों ने पहले प्रश्न के उत्तर को देख लिया। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया हुआ है कि बौद्ध धर्म की 2 शाखाओं के नाम लिखिए। बौद्ध धर्म के कौन कौन शाखाएं हैं? तो उसमें 2 का नाम लिखना है। तो इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि बौद्ध धर्म की 2 शाखाओं के नाम है हीनयान और महायान। दोस्तों, ये जो बौद्ध धर्म है, इसका शुरुआत किसने किया था? गौतम बुद्ध ने किया था। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देखा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि निर्गुण और सगुण भक्ति में क्या अंतर था। तो दोस्तों, इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि सगुण भक्ति में शिव, विष्णु तथा उनके अवतार एवं देवियों की आराधना होती है, जिनकी मूर्त रूप में अवधारणा की जाती है। और इसके बाद आगे लिखना है कि निर्गुण भक्ति परंपरा में अमूर्त निराकार ब्रह्म की उपासना की जाती थी। तो इस तरह से हम लोगों ने 33वें प्रश्न के उत्तर को भी देख लिया। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है वह है कि आयंगर व्यवस्था क्या है। तो दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा, ये बहुत ही VVI प्रश्न है। तो इसका उत्तर होगा कि आयंगर व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया जाता था, और इस पर 12 व्यक्ति मिलकर शासन करते थे, जिन्हें सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। और इनके पद आनुवांशिक होते थे, इन्हें वेतन के बदले कर मुक्त भूमि दी जाती थी। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने 34वें प्रश्न के उत्तर को देखा। इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि संथाल विद्रोह के 2 प्रमुख नेता कौन थे। तो दोस्तों, ये जो संथाल विद्रोह हुआ था झारखंड में, ये हुआ था कब? 1855 ईस्वी में। तो इसके जो प्रमुख नेता थे आप लोगों को पता ही होगा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो, ये सभी थे। तो यहाँ पर 2 ही पूछा गया था, इसीलिए संथाल विद्रोह के 2 प्रमुख नेता सिद्धू और कान्हू का नाम भी आप लोग लिख सकते हैं, या फिर और भी लोगों का, यानी कि सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो का भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया वह है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था 1857 ईस्वी में, जिस लड़ाई में आपका बहादुर शाह जफर, झांसी की रानी तात्या टोपे, कुंवर सिंह और साथ ही साथ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इत्यादि लड़े थे, तो उस समय भारत में अंग्रेजों के तरफ से गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर लिखना हम लोगों को कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड चार्ल्स कैनिंग था। कौन था? तो चार्ल्स कैनिंग था। इसका दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब और कहां से आरंभ हुआ था। तो दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई से प्रारंभ हुआ था, और इसी आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने नारा दिया था, करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के एक अस्थायी सदस्य थे और एक अस्थायी सदस्य थे। तो इसके जो अस्थायी सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, समझ रहे हैं, जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे।
तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने कुल मिलाकर के यहाँ देखें तो 8 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को देख लिए हैं। इसके बाद हम लोगों के पास है खंड ख यानी कि सेक्शन बी, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं और यहाँ पर आपके लिए कुल मिलाकर के 8 लघु उत्तरीय प्रश्न है, लेकिन कुल मिलाकर के 6 प्रश्नों का ही उत्तर लिखना है आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में। और 6 प्रश्नों का जो उत्तर है अधिकतम 150 शब्दों के आसपास में लिखना है और सभी प्रश्न आपके 3-3 नंबर के होंगे, यानी कि सभी 6 प्रश्नों को हल करने पर आप लोगों को कुल मिलाकर के 18 नंबर दिए जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर आपका जो पहला लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों पर प्रकाश डालें। भारत की जो सबसे पुरातन सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, फिर सिंधु नदी घाटी सभ्यता, तो उसका पतन क्यों और कैसे हुआ था, तो इसके बारे में जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है और उसके अंत होने के कई कारणों का अनुमान लगाया जाता है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का पतन क्यों हुआ इसका परफेक्ट कोई भी जो है नहीं बताया जा सकता, इस पर मतभेद है सभी इतिहासकारों में, समझ रहे हैं। तो फिर भी हम लोग जो लिख सकते हैं पॉइंट 1 में कि हड़प्पा के पतन का मुख्य कारण प्राकृतिक प्रकोप जैसे बाढ़, भूकंप अथवा महामारी आदि को माना गया है। परंतु इस सभ्यता के 7 स्तरों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस युग के नगर कई बार बिगड़े और बने। तो इस तरह से हम लोगों ने पहले पॉइंट को देखा। इसका दोस्तों आगे जो हम लोगों को लिखना है अगला पॉइंट, और इसमें लिखना है कि कालांतर में जलवायु परिवर्तन के कारण हड़प्पा के बंजर या ऊसर होने की संभावना व्यक्त की गई है, जिससे यह सभ्यता समाप्त हो गई। इसका तीसरा पॉइंट लिखना है कि इस बात के भी प्रमाण है कि हड़प्पा सभ्यता पर विदेशी बर्बर जातियों के आक्रमण हुए, ये आक्रमण हड़प्पा के पतन के कारण हो सकते हैं। इसका अगला पॉइंट लिखना है कि मोहनजोदड़ो के खंडहरों में बहुत भारी संख्या में अस्थि पंजर, स्त्रियों के कंकाल, बालक बालिकाओं के कंकाल कमरों, सीढ़ियों तथा गलियों के बिखरे पड़े हैं, गलियों में बिखरे पड़े हैं। इसके बाद आगे जो लिखना हम लोगों को अंतिम पॉइंट इसमें कि इतिहासकारों ने यह भी व्यक्त किया है कि अंततः यह सभ्यता आर्यों जैसे सूर एवं बलशाली जाति के निरंतर तथा सुनियोजित आक्रमण के कारण विनष्ट हो गई। तो ये सारे कारण जो है सिंधु नदी घाटी सभ्यता या फिर कहें कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण जो है बताए गए हैं। इसका दोस्तों आगे आपका प्रश्न पूछा गया कि गुप्त काल के इतिहास के स्रोतों का वर्णन करें। गुप्त काल का मतलब है कि चंद्रगुप्त ने जिस गुप्त वंश की स्थापना की थी, तो उसके जो स्रोत हैं इतिहास को जानने के वो कौन कौन से स्रोत हैं, किसके माध्यम से हम लोग उस काल के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में उत्तर लिखना है कि गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी निम्न स्रोतों से प्राप्त होती है। कौन कौन से स्रोतों से, तो सबसे पहले आपका साहित्यिक स्रोत, जिसमें कहा गया है कि विभिन्न ग्रंथों जैसे कि पुराण, कौमुदी, महोत्सव, रघुवंश काव्य, इस व अभिज्ञान शकुंतलम, मुद्रा राक्षस, मिर्च कटिक, कामसूत्र आदि से गुप्त काल के विषय में जानकारी मिलती है। यानी कि यहाँ पर हम लोग देखें कालिदास के बहुत सारी रचनाएं हैं जिससे हम लोग गुप्त काल के बारे में जान सकते हैं। जो कालिदास आपका जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में था, जिसको विक्रमादित्य भी कहते हैं। इसका दोस्तों दूसरा पॉइंट आपका दिया गया है कि विदेशी यात्रियों के वृत्तांत जैसे कि फाहियान, तुंगवुन, ह्वेनसांग, इत्सिंग, अलबिरूनी के लेखों से गुप्त काल के इतिहास का ज्ञान होता है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका तीसरा पॉइंट दिया गया है अभिलेख, और इसमें लिखना है कि गुप्तकालीन कई अभिलेख शिलाओं, स्तंभों व ताम्र पत्रों पर उत्कीर्ण किए गए हैं जिनकी भाषा संस्कृत है। समुद्रगुप्त के संबंध में प्रयाग से प्राप्त एरन अभिलेख, चंद्रगुप्त के संबंध में आगे लिखना है कि महरौली व उदयगिरी गुहा के अभिलेख। इसके बाद कुमार गुप्त के संबंध में बिलसद, गढ़वा, मंदसौर अभिलेख तथा समुद्रगुप्त के संबंध में भीतरी तथा कहोम अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि अभिलेख भी गुप्त काल के बारे में जानकारी के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। इसका दोस्तों अगला पॉइंट लिखना है मुद्राएं, और इसमें लिखना है कि गुप्तकालीन मुद्राओं पर उत्कीर्ण तिथि से विभिन्न घटनाक्रमों तथा राजाओं के शासन अवधि के बारे में पता चलता है, और विभिन्न मुद्राओं पर अंकित चित्रों से राजाओं की समृद्धि, रुचि, राज्य विस्तार, व्यापार, कला आदि की जानकारी मिलती है। और चंद्रगुप्त कालीन कई सिक्के सोने, चांदी व ताम्र के बने प्राप्त हुए हैं। इसका दोस्तों अगला लिखना है मोहरें, और इसमें लिखना है कि गुप्तकालीन कई मोहरें वैशाली से प्राप्त हुई हैं जिनसे तत्कालीन प्रांतीय व स्थानीय व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है।
इसका दोस्तों आगे हम लोग बढ़े तो अंतिम पॉइंट आप लोगों को लिखना है स्मारक के बारे में, और इसमें लिखना है कि गुप्तकालीन स्मारकों से धार्मिक और सामाजिक स्थिति का पता चलता है। और भूमरा का शिव मंदिर, लिगवा का विष्णु मंदिर, इसके बाद नचना का पार्वती मंदिर, इसके बाद भीतर गांव का लाड खाना मंदिर से धार्मिक अथवा अवस्था ज्ञात होती है। और मंदिरों के अतिरिक्त कई प्रमुख स्मारक, स्कंद गुप्त का भीतरी स्तंभ, बुद्ध गुप्त का गरुण स्तंभ, इसके बाद चंद्रगुप्त का महरौली लौह स्तंभ भी प्रमुख हैं। और अजंता व बाघ की गुफाओं से गुप्तकालीन चित्रकला का पता चलता है। तो इस प्रकार गुप्तकालीन इतिहास के कई स्रोत हैं जिससे प्रमाणिक जानकारियां प्राप्त होती है। और दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने ये जो देखा, इस प्रश्न का जो उत्तर जो पॉइंट वाइज लिखे हैं या फिर और भी लिखना है, तो ये सारे चीज देखिए यहाँ पर आप लोगों को जो ब्लैक पेन का प्रयोग करना है और इसको यहाँ पर आप लोग अंडरलाइन भी कर सकते हैं, बाकी इधर आप लोगों को ब्लू पेन से लिखना चाहिए। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आगे आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि सांची स्तूप की खोज एवं इसके संरक्षण का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। और दोस्तों इसका उत्तर लिखना है कि सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका। और इसमें पहला पॉइंट है कि भोपाल के शासकों शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारिणी सुल्तान जहां बेगम की सांची के स्तूप के संरक्षण में बहुमूल्य योगदान है और उन्होंने प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए धन का अनुदान दिया। दूसरा पॉइंट लिखना है कि यही नहीं, जब जॉन मार्शल ने सांची के स्तूप पर विस्तृत ग्रंथ लिखा तो इसके प्रकाशन में सुल्तान जहां बेगम ने अनुदान दिया और इसलिए जॉन मार्शल ने अपने बहुमूल्य ग्रंथों को सुल्तान जहां को समर्पित किया। इसका दोस्तों तीसरा पॉइंट लिखना है कि सुल्तान जहां बेगम ने वहां एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने के लिए भी अनुदान दिया। और चौथा पॉइंट है कि भोपाल की बेगमों के प्रयास से सांची का स्तूप संरक्षित रहा और किसी अन्य के हाथों में नहीं जा सका। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये जो सांची का स्तूप है जो मध्य प्रदेश में है, तो उसके खोज एवं संरक्षण को लेकर के क्या विस्तृत विवरण है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि बासरा तथा बेसरा से आप क्या समझते हैं। ये बहुत ही VVI सब्जेक्टिव प्रश्न है और इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि बासरा के अंतर्गत वे सिलसिले थे जो शरा यानी कि इस्लामी कानून को मानते थे और नमाज, रोजा आदि नियमों का पालन करते थे। और इनमें प्रमुख थे चिश्ती, सुहारावर्दी, फिरदौसी, कादिरी व नक्शबंदी सिलसिले। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आगे दिया गया कि बासरा 12 समुदायों में संगठित थे जिन्हें सिलसिला कहा जाता था और प्रत्येक सिलसिला का प्रमुख पीर कहलाता था और जो अपना एक उत्तराधिकारी मनोनीत करता था जो क्या कहलाता था, बली कहलाता था। आगे इसमें लिखना है कि बासरा लोगों में शेख समुदाय या सिलसिला प्रमुख के प्रमुख सिजदा करना, आगंतुकों को पानी आदि से सत्कार करना आदि प्रथाएं विकसित थी और दीक्षा के लिए विशिष्ट अनुष्ठान विकसित किए गए और दीक्षित को निष्ठा का वचन देना होता था। सिर मुड़ाकर थेगड़ी लगे वस्त्र धारण करने पड़ते थे और इन समुदायों में चिश्ती व सुहारावर्दी सिलसिला प्रमुख था। आगे इसमें लिखना है कि ये लोग राजकीय सत्ता से जुड़े हुए थे और कुछ संतों द्वारा तो राजकीय पुरस्कार, भेंट एवं अनुदान सहर्ष स्वीकार किए गए। तो इस तरह से हम लोगों ने सबसे पहले बासरा के बारे में यहाँ पर देख लिया कि बासरा क्या था, किस समुदाय के लोगों को कहा जाता था। और इसके बाद आगे हम लोगों को उसी में लिखना है बेसरा के बारे में। और इसमें दिया गया कि बेसरा का तात्पर्य ऐसे सिलसिले जो सरिया में बंधे हुए नहीं थे और सरिया की अवहेलना करने के कारण उन्हें बेसरा कहा गया, यानी कि जो सरिया के नियम कानूनों से बंधे हुए थे उसको जो है क्या कहा गया था, उसको कहा गया था बसरा, और जो लोग नहीं बंधे हुए थे उन लोगों को कहा गया बेसरा। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आगे इसमें लिखा हुआ है कि सरिया की अवहेलना करने के कारण उन्हें बेसरिया कहा गया। और उल्लेखनीय है कि मुस्लिम समुदाय को निर्देशित करने वाले कानून को सरिया कहा जाता है। मुस्लिमों का जो कानून है उसको सरिया भी कहते हैं। आगे इसमें दिया गया कि सरिया कुरान शरीफ तथा हदीस पर आधारित है और बेसरिया लोग सरिया की अवहेलना और खानकाह का तिरस्कार करके रहस्यवादी फकीर की जिंदगी बिताते थे।
आगे इसमें लिखना है कि वे शरिया फकीरों ने निर्धनता एवं ब्रह्मचर्य को अपनाया और बेसरिया विभिन्न नामों से जाने जाते थे, यानी कि कलंदर, मदारी, मलंद, हैदरी इत्यादि। और बेसरिया लोग फकीरी पर विशेष जोर देते थे और उन्हें राजकीय संरक्षण स्वीकार नहीं किया और न ही राजा से कोई संबंध रखते थे। तो इस तरह से हम लोगों ने बसरा और बेसरा में क्या अंतर था या फिर किसे कहा जाता था, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझ गए। यानी कि बसरा का मतलब है जो शरिया कानून से बंधे हुए थे वे लोग, और बहुत सारा चीज है यहाँ पर। और साथ ही साथ बेसरा का मतलब जो शरिया कानून से जुड़े हुए नहीं थे वे लोग। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो अगला प्रश्न है कि आईने अकबरी की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये जो आईने अकबरी जो ग्रंथ है, पुस्तक है, तो इसके विशेषताओं के बारे में लिखना है या फिर स्पष्ट कीजिए कि आईने अकबरी आज भी अपने समय का असाधारण ग्रंथ या फिर दस्तावेज है। क्यों यहाँ पर आईने अकबरी होगा? और इसका उत्तर जो हम लोगों को लिखना है, कैसे लिखेंगे? तो दोस्तों इसका उत्तर लिखना है कि आईने अकबरी अपने समय का असाधारण ग्रंथ है क्योंकि अबुल फजल ने एक दरबारी इतिहासकार के रूप में अकबर के शासन से जुड़े विचारों को आदान प्रदान करने के साथ ही उसे स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। आगे इसमें लिखना है कि अकबरनामा का तृतीय खंड ही आईने अकबरी कहलाता है। आईने अकबरी में अकबर के उन समस्त नियमों का वर्णन है जो अकबर ने शासन चलाने हेतु अपनाए थे, और आईने अकबरी को भी 5 भागों में विभाजित किया गया। आईने अकबरी को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 5 भागों में। आप लोग याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। आगे दोस्तों इसमें लिखना है कि आईने अकबरी में मुगल साम्राज्य को हिंदुओं, जैनों, बौद्धों, मुसलमानों की भिन्न भिन्न आबादी वाली मिश्रित संस्कृति वाले साम्राज्य के रूप में दिखाया गया है। और आगे लिखना है कि आईने अकबरी का तीसरा भाग कृषि संबंधों की जानकारी, खेतों की जुताई, करों की वसूली, राज व जमींदारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आईने अकबरी या फिर कहें कि ये अकबरी की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया कि ये जो पुस्तक है, किताब है या फिर ग्रंथ है, तो उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। इसका दोस्तों अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के 5 प्रमुख नेताओं के नाम लिखें। यानी कि भारत की जो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन है 1857 ईस्वी में हुई थी, तो उसके 5 नेताओं का नाम लिखना है। तो आप लोग जानते ही होंगे, मंगल पांडे है, बहादुर शाह जफर है, और इसके बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, बाबू कुंवर सिंह है, इसके बाद हजरत बेगम है, इसके बाद नाना साहब है, हकीम एहसान उल्लाह इत्यादि हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, इसमें से कोई 5 आप लोगों को याद रखना है नाम को, ठीक है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में डांडी मार्च के महत्व का वर्णन करें। ये जो डांडी मार्च है आप लोगों को पता ही है, 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू किया गया था, और इसका जो अंत है वो आपका जो डांडी गांव में जाकर के नमक कानून बनाने के साथ समाप्त हुआ था 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में। और दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में डांडी मार्च का महत्व, क्या क्या महत्व है, तो इसके बारे में लिखना है कि इस घटना के फलस्वरूप महात्मा गांधी को विश्व प्रसिद्धि मिली और इस यात्रा का यूरोप और अमेरिका के प्रेसों द्वारा व्यापक कवरेज होने लगा। यानी कि ये जो आप लोगों का यात्रा है तो इसको जो है इंटरनेशनल लेवल पर मीडिया ने स्थान दिया। इसका दोस्तों दूसरा पॉइंट में लिखना है कि डांडी मार्च से अंग्रेजों को यह आभास होने लगा कि अब भारत पर उनका राज अधिक दिनों तक नहीं चल सकता और भारतीयों को सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा। इसका तीसरा पॉइंट है कि नमक एक मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा था, अतः नमक आंदोलन ने सभी भारतीयों का ध्यान इस ओर खींचा और यह आंदोलन देशव्यापी हो गया। नमक का प्रयोग हम लोग भी करते हैं प्रत्येक दिन, और इसीलिए गांधी जी ने जो है इस आंदोलन के लिए जो है नमक को ही चुना ताकि सभी लोगों का ध्यान इधर खींचा जा सके। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला पॉइंट है कि यह पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन था जिसमें औरतों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। और कमला देवी, ये जो आप लोगों का है देख रहे हैं कमला देवी, इन्होंने जो डांडी मार्च में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसमें आगे लिखना है कि कमला देवी स्वयं उन असंख्य औरतों में से थी जिन्होंने नमक कानून का उल्लंघन करते हुए गिरफ्तारी दी थी। आगे लिखना है पांचवा पॉइंट में कि नमक कानून से देश की गरीब जनता त्रस्त थी और इस आंदोलन ने समाज के सभी वर्ग, शहरी, ग्रामीण, गरीब, अमीर, महिलाओं, पुरुषों एवं छात्रों को अंग्रेजों के विरुद्ध कर दिया।
तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने ये जो हम लोग देख रहे हैं दांडी मार्च जो 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था शुरू, जिसमें कुल मिलाकर के आपका जो है 78 साथियों के साथ गांधी जी दांडी गांव के लिए निकले थे अपने साबरमती आश्रम से। तो इस मार्च का ये सारे महत्व हैं, इन सारे पॉइंटों को हम लोग लिख सकते हैं। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं को लिखिए। भारत का जो संविधान है जिसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे, तो इस संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कुल मिलाकर के 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे और इसके निर्माण हेतु संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन एवं 165 बैठकें हुई और संविधान में कुल 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियों को शामिल किया गया था। इसका दोस्तों आगे लिखना है कि भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। और पहली विशेषता है कि यह लिखित, निर्मित एवं विश्व का विशालतम संविधान है। आगे हम लोगों को लिखना है कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष एवं समाजवादी गणराज्य की स्थापना की बात की गई है। इसका तीसरा पॉइंट लिखना है कि संविधान द्वारा भारत में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। इसका चौथा पॉइंट में कि राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किया गया है। पांचवा पॉइंट है कि नागरिकों के मूल अधिकार एवं कर्तव्यों को दिया गया है। छठा में कि भारतीय संविधान लचीलेपन एवं कठोरता का अद्भुत मिश्रण है। और सातवां पॉइंट है वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने ये जो भारतीय संविधान है, हम लोगों का जो संविधान है, तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिसको हम लोगों ने यहाँ पर 7 पॉइंट में देखा। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को जानने के बाद आप लोगों का आता है खंड ग यानी कि सेक्शन सी, जिसमें आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें आप लोगों का कुल मिलाकर के 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। लेकिन आप लोगों को केवल 4 प्रश्नों का ही उत्तर लिखना होगा। चारों प्रश्न का उत्तर लगभग 250 शब्दों में लिखना है और प्रत्येक प्रश्न का आप लोगों का जो सही उत्तर देने पर 5 नंबर मिलेगा, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हल करने पर आप लोगों को कुल मिलाकर के 20 नंबर मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर आपका पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है कि अशोक ने धर्म प्रचार के लिए क्या क्या उपाय किया। ये जो अशोक है, जो मौर्य वंश का तीसरा शासक था, तो इसने धर्म का शुरुआत किया था, तो उसके प्रचार प्रसार के लिए क्या क्या उपाय किए थे। तो दोस्तों इसका उत्तर हम लोगों को लिखना है कि अशोक ने धर्म प्रचार के लिए निम्न उपाय किए। क्या उपाय किए? तो पहला उपाय किया कि राजधर्म घोषित करना। और इसका उत्तर लिखना है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को राजधर्म घोषित कर उसे संरक्षण दिया और उसने अपने प्रमुख शासन अधिकारियों युक्त, रजुक और प्रादेशिक को धर्म के प्रचार प्रसार का आदेश दिया और उन्हें अपने साम्राज्य के कार्य के अतिरिक्त जनता को धर्म उपदेश भी देना पड़ा। तो इस तरह से ये पहला उपाय किया। इसका दोस्तों दूसरा उपाय है कि बौद्ध धर्म अनुसार जीवनचर्या। आगे इसमें लिखना है कि अशोक ने पशुओं की हत्या एवं शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया और अशोक ने स्वयं बौद्ध धर्म के अनुसार आचरण कर जनता के सामने आदर्श प्रस्तुत किया। इसके बाद आपका तीसरा पॉइंट है कि अधिकारियों को अच्छा व्यवहार करने के आदेश। और इसमें लिखना है कि अशोक ने जनता से वैसा ही व्यवहार किया जैसा कि एक पिता अपने पुत्र पुत्री से करता है और अपने अधिकारियों को भी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर धर्म की ओर आकर्षित करने के लिए कहा। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 पॉइंट देखा। इसका दोस्तों आपका चौथा पॉइंट है धर्म महापात्रों की नियुक्ति। और इसमें लिखना है कि अशोक ने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए धर्म महापात्रों की नियुक्ति की। और इसका 5वां पॉइंट है धर्म यात्रा का आयोजन। निहार यात्रा के स्थान पर अशोक ने धर्म यात्रा का प्रतिपादन किया और इनकी 3 विशेषताएं थी। कौन कौन सी विशेषताएं थी? तो पहली विशेषताएं थी कि ब्राह्मणों और श्रवणों के दर्शन करना तथा दान देना। दूसरा है कि अस्थावीरों के दर्शन करना और दान देना। इसको जनपदों के मनुष्यों का दर्शन करना, उनके साथ धर्म वार्ता करना और इसके अतिरिक्त बौद्ध संगीति का आयोजन करना। और तीसरा में दिया गया शिलालेखों द्वारा धर्म का प्रचार, बौद्ध साहित्यों का जन साधारण की भाषा का पाली में अनुवाद, दिव्य रूपों का दर्शन आदि के माध्यम द्वारा अशोक ने धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने ये 5वें पॉइंट को देखा। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका 48वां प्रश्न यहाँ पूछा गया। अगला प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि महावीर के जीवन एवं उपदेशों का वर्णन करें। यानी कि जैन धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं महावीर, तो इसके जीवन एवं उपदेशों के बारे में लिखना है। तो इसका उत्तर हम लोग कैसे लिखेंगे? और दोस्तों ये जो प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण है और इसका उत्तर हम लोगों को लिखना है कि वर्तमान महावीर का जीवन, यानी कि सबसे पहले उसके जीवन के बारे में लिखना है और इसके बाद उसके
उपदेशों के बारे में लिखना है तो इसके जीवन के बारे में लिखना है कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली बिहार के पास कुंडल ग्राम वर्तमान मुजफ्फरपुर जिला में हुआ था और इनका वास्तविक नाम वर्धमान था और नात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान सिद्धार्थ इनके पिता थे और इनकी माता त्रिशला थी, यानी इसके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखना है कि राजकुमारी यशोदा इनकी पत्नी थी और इनकी पुत्री का नाम अनुजिया प्रियदर्शना था। आगे इसमें लिखना है कि पार्श्वनाथ की तरह महावीर स्वामी ने भी 30 वर्ष की आयु में गिरह त्याग किया था और समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण वे जिन कहलाए और संभवतः इसीलिए उनके अनुयायी जैन कहलाए। 72 वर्ष की आयु में पावा में इन्हें 468 ईसा पूर्व में निर्माण प्राप्त हुआ, यानी कि उस समय उसकी मृत्यु हुई और यह परिमित पराक्रम दिखाने के कारण उन्हें महावीर या फिर महावीर स्वामी कहा गया है। तो दोस्तों इस तरह से उसके जीवन के बारे में इतना लिखना है और आगे बढ़ने के बाद हम लोगों को लिखना पहला पॉइंट है मोक्ष अथवा निर्माण, मोक्ष अथवा निर्वाण। और इसमें लिखना है कि सांसारिक तृष्णा बंधन से मुक्ति को निर्वाण कहा गया है और कर्म फल से मुक्ति पाकर ही व्यक्ति मोक्ष अथवा निर्वाण की ओर अग्रसर हो सकता है। आगे दूसरा पॉइंट में दिया गया अहिंसा और इसमें लिखना है कि जैन धर्म में अहिंसा पर सबसे अधिक बल दिया गया है और अहिंसा का अभिप्राय है किसी जीवधारी को न कष्ट न देना और जैन पशु पंछी तथा पेड़ पौधों में भी जीव मानते हैं और उनके अनुसार व्यक्ति को किसी भी जीव यानी कि मानव पशु पंछी और पेड़ पौधों आदि को मन वाणी या कर्म से दुख नहीं देना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना है। आगे इसमें लिखना है कि इसीलिए जैनी नंगे पांव चलते हैं, पानी छान कर पीते हैं तथा मुंह पर पट्टी बांधते हैं ताकि कोई जीव हत्या न हो जाए, यानी कि कीड़े मकोड़े भी नहीं मरे। इसका दोस्तों हम लोगों को आगे लिखना है तीसरा पॉइंट में घोर तपस्या और आत्मत्याग और इसमें लिखना है कि जैन घोर तपस्या तथा शरीर को अधिक कष्ट देने में विश्वास रखते हैं और उनका विश्वास है कि भूखे रहकर प्राण त्यागने से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। ये लोग बहुत कठिन जो है तपस्या करते हैं। इसका दोस्तों चौथा पॉइंट है कि ईश्वर में विश्वास और इसमें लिखना है कि जैनी ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते थे, वे यह भी नहीं मानते कि ईश्वर ने संसार की रचना की है और वे ईश्वर की अपेक्षा तीर्थंकरों की पूजा करते हैं। पांचवा पॉइंट है जाति प्रथा में अविश्वास। आगे लिखना है कि जैनी जाति प्रथा में विश्वास नहीं रखते हैं और उनके अनुसार वे सब व्यक्तियों जो जैन मत में विश्वास रखते हैं समान हैं। अगला पॉइंट है कि वेदों और संस्कृत भाषा की पवित्रता में अविश्वास और इसमें लिखना है कि जैन धर्म के अनुसार वेद ईश्वरीय ज्ञान नहीं और न ही संस्कृत पवित्र भाषा है। और आगे हम लोग बढ़े तो अगला पॉइंट है सातवां पॉइंट की यज्ञ और बलि आदि में अविश्वास। जैनी जो है यज्ञ हवन को मोक्ष पाने के लिए आवश्यक नहीं समझते, वे पशु बलि का भी विरोध करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ तक देखा और इसके बाद सातवां पॉइंट है पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत में विश्वास। और दोस्तों इसमें लिखना है कि महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म के सिद्धांत को माना है और कर्म फल ही जन्म मृत्यु का कारण है। आवागमन का सिद्धांत मनुष्य के कर्म पर आधारित है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस दीर्घोत्तरीय प्रश्न के उत्तर को भी देख लिया जिसमें पूछा गया था कि महावीर के जीवन एवं उपदेशों का वर्णन करें। तो इस तरह से उसके जीवन एवं उपदेशों के बारे में हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो अगला दीर्घोत्तरीय प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन के प्रभाव एवं महत्व की चर्चा करें अथवा भक्ति आंदोलन के प्रभावों का वर्णन करें। तो दोस्तों इसका जो उत्तर लिखना है कि मध्यकालीन भारत के कई सामाजिक और धार्मिक विचारकों ने सामाजिक और धार्मिक जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से भक्ति को साधन बनाकर एक आंदोलन प्रारंभ किया जिसे मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के नाम से जाना गया। और भक्ति आंदोलन के प्रणेता ईश्वर की एकता एक ईश्वरवाद पर बल देते थे और वे कर्म कांड एवं आडंबरों को मिथ्या बताते हैं और उन्होंने समाज में फैली अस्पृश्यता का विरोध किया और जाति पाति के भेदभाव को त्यागने पर बल दिया। प्रत्येक प्रकार की सामाजिक कुरीति का विरोध कर चरित्र की शुद्धता पर बल दिया। और भक्ति आंदोलन के संतों ने स्थानीय भाषा में गीत गाए एवं पदों का सृजन किया जिससे प्रांतीय भाषा एवं साहित्य का विकास हुआ और जनता में भाईचारे एवं सहिष्णुता की भावना का विकास हुआ। हिंदू मुस्लिम वैमनस्य में कमी आई और सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों पर प्रहार किया जिससे हिंदू
साधुओं के आत्मबल में वृद्धि हुई और निम्न वर्ग को भी संबल मिला। आम जनता की संकीर्ण मानसिकता का अंत हुआ एवं उसका दृष्टिकोण व्यापक हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देखा, जिसमें पूछा गया था कि भक्ति आंदोलन के प्रभाव एवं महत्व की चर्चा करें, तो इतना लिखना है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया दीर्घ उत्तरीय में कि मुगल काल में जमींदारों की भूमिका की समीक्षा कीजिए। मुगल काल जिसकी स्थापना किसने की थी? बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के पहले युद्ध के दौरान। तो इस मुगल काल में जमींदारों की क्या भूमिका थी, तो इसकी समीक्षा करना है। तो दोस्तों इसका उत्तर लिखना है कि अबुल फजल के ग्रंथ आईने अकबरी से मुगल काल में प्रचलित जमींदारी प्रथा की जानकारी मिलती है। सबसे पहले जो है आईने अकबरी के बारे में लिखना है, जिसको अबुल फजल ने लिखा है। और इसमें पहला पॉइंट देना है कि जमींदार प्रथा समृद्ध एवं ऊंची जाति के हुआ करते थे। जमींदार प्रायः समृद्ध एवं ऊंची जाति के हुआ करते थे और उनकी व्यक्तिगत जमीन मिल्कियत कहलाती थी, जिस पर दिहाड़ी मजदूर काम करते थे। और जमींदार प्रायः आनुवंशिक होते थे। वे राज्य की ओर से अपने क्षेत्र के किसानों से कर वसूलते थे। जमींदार को राजस्व वसूलने के बाद राजस्व का एक हिस्सा अर्थात 10% मिलता था। आगे हम लोग देखें तो अधिकांश जमींदारों के पास सैनिक टुकड़ियां, घुड़सवार, तोपखाने व पैदल सिपाही हुआ करते थे। जमींदार लोग बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे, जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। आगे इसमें लिखना है कि आईने अकबरी से पता चलता है कि इनके पास दिया गया है कि एकाएं दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी कि 3,84,558 घुड़सवार। आगे हम लोग बढ़े तो इसमें लिखना है घुड़सवार तथा 42,77,057 पैदल सैनिक। और इसके बाद 1,863 हाथी, इसके बाद 4,260 तोप और इसके बाद 4,500 नावें हुआ करती थी। आगे की ये आंकड़े बताते हैं कि जमींदार कितने शक्तिशाली हुआ करते थे। जमींदार अपनी मिल्कियत की जमीन को बेच भी सकते थे और इनके द्वारा प्रायः हाट बाजारों का आयोजन किया जाता था, जहां किसान अपनी फसल बेचने आते थे। जमींदारों के अलावा कुछ स्वतंत्र राजा, राव, रावत आदि सरदार एवं सामंत भी होते थे और ये भी राजा को नजराने के तौर पर निश्चित राशि देते थे। और जमींदार और स्वायत्त सरदारों के बीच का अंतर केंद्रीय शक्ति के और उनके संबंधों पर आधारित था, जहां सरदारों को स्वायत्तता प्रदान की जाती थी, लेकिन साधारण जमींदार राजा को विशेष अधिकार प्राप्त प्रजा के समतुल्य हुआ करते थे। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देख लिया। आप लोग इसे जो है पॉज करके पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के भी पढ़ सकते हैं या फिर अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसका दोस्तों आपका अगला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि संथाल विद्रोह के कारणों और स्वरूपों पर प्रकाश डालें। यानी कि 1855-56 ईस्वी में जो संथाल विद्रोह हुआ था, तो उसके क्या कारण थे और उसका स्वरूप क्या था, तो उसके बारे में हम लोगों को लिखना है कि राजमहल की पहाड़ियों में संथालों का आगमन 1800 ईस्वी के आसपास हुआ और उन्हें अस्थायी कृषि के लिए दामिन ये कोह नाम से भूमि दी गई। और इस तरह के संथालों की भूमि इस जगह के संथालों की भूमि घोषित कर इसे सीमांकित कर दिया गया और समय के साथ संथालों की बस्तियां, गांव और जनसंख्या बढ़ने लगी। कृषि क्षेत्र के विस्तार के साथ साथ राजस्व में भी वृद्धि होने लगी और निम्नलिखित परिस्थितियां विद्रोह का कारण बनी। विद्रोह के क्या कारण थे? तो संथाल विद्रोह का पहला कारण यहाँ पर है कि संथालों द्वारा की गई खेती पर सरकार अत्यधिक कर लगाने लगी। दूसरा पॉइंट है कि जमींदार ऊंची दरों पर ब्याज लगाने लगे और कर ज्यादा न किए जाने की स्थिति में जमीन पर कब्जा करने लगे। आगे तीसरा पॉइंट है कि महेश और पाकुड़ के राजाओं ने संथालों के गांव को जमींदार और महाजनों के हवाले किया जाना। अगला पॉइंट है कि संथालों के क्षेत्र में बाहरी लोगों के आगमन से यानी कि दिकवों के आगमन से उनके जीवन को अधिक शोषित बना दिया था। और 1850 के दशक तक संथाल लोग अनुभव करने लगे थे कि अपने लिए एक आदर्श संसार का निर्माण करने के लिए उनका अपना शासन हो ही जमींदारों, साहूकारों और औपनिवेशिक राज्य के विरुद्ध विद्रोह का समय अब आ गया है। तो दोस्तों इस तरह से ये जो है संथाल विद्रोह जो झारखंड में हुआ था 1855-56 ईस्वी में, तो इसके कारण थे
और इसका ये स्वरूप था। और ये जो संथाल विद्रोह है इसके नेता कौन कौन थे? तो सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, ये सभी लोग थे, जिसको अंग्रेजों ने जो है मौत के घाट भी उतार दिया था। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अंतिम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि भारत में संविधान निर्माण में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की भूमिका का वर्णन करें। यानी कि भारत के संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की क्या भूमिका थी, इसके बारे में लिखना है। और दोस्तों ये जो प्रश्न है काफी VVI है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और स्वतंत्र भारत के लिए संविधान आवश्यक था और इसका निर्माण दिसंबर 1946 ईस्वी में शुरू हुआ। भारत का जो संविधान है इसके निर्माण के लिए जो पहला मीटिंग हुआ था, बैठक हुआ था, वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। इसका दोस्तों आगे लिखना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए, यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और संविधान निर्माण में उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी। क्या क्या भूमिका थी? तो स्वतंत्र भारत के सामने अनेक विकराल समस्याएं खड़ी थी और उनका समाधान किया जाना आवश्यक था और शरणार्थियों को की समस्या, हिंदू मुस्लिम दंगे, जर्जर अर्थव्यवस्था, अस्पृश्यता जैसी समस्याओं की बृहत दीर्घ सूची योजना थी और अंबेडकर ने इन सारी बातों को ध्यान में रखकर संविधान का संविदा तैयार किया। यानी कि जिस समय भारत का संविधान बनाया जा रहा था उस समय भारत में बहुत सारी समस्याएं थी और उन समस्याओं के बीच जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की जो रूपरेखा है उसको तैयार किया था। इसका दोस्तों अगले पैराग्राफ में लिखना है कि प्रारंभ में डॉक्टर अंबेडकर ने अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग की, किंतु बाद में उसे छोड़ दिया और अस्पृश्यता के उन्मूलन किए जाने और तालाबों, कुओं और मंदिरों में सभी के लिए द्वार खोल दिए जाने का समर्थन किया। यानी कि पहले जो है छुआछूत की भावना बहुत अधिक थी। उच्च जाति के जो लोग हैं निम्न जाति के लोगों को जो है सार्वजनिक जगहों पर जाने से रोकते थे, उसके साथ भेदभाव किया जाता था, जैसे कि तालाब, कुआं, मंदिर इत्यादि में। तो उसको जो है बंद करने के लिए संविधान में जो प्रावधान बनाए गए। और आगे इसमें लिखना है कि उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि कानून के साथ साथ लोगों की सोच और समझ में परिवर्तन आए और स्वयं सामाजिक समानता और न्याय के लिए पहल करें और संविधान में दूसरा प्रावधान किया गया। आगे इसमें लिखना है कि इस प्रकार निर्मित संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1949 को अंतिम रूप प्रदान किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। इस संबंध में अंबेडकर के योगदान को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि भारतीय संविधान को बनाने के लिए जो पहला मीटिंग है वो आपका जो है 9 दिसंबर 1946 को हुआ और इसके बाद 26 जनवरी 1949 को बन करके तैयार हुआ और भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महत्वपूर्ण योगदान था। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इसीलिए इसको भारतीय संविधान का जनक या फिर कहें कि भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 के छात्रों का 14 फरवरी को होने वाले हिस्ट्री यानी कि इतिहास के बोर्ड एग्जाम के लिए जो भी VVI सब्जेक्टिव प्रश्न और उसके उत्तर थे उसका पहला सेट को देख लिया है, जिसमें अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर था। और दोस्तों इसके बाद आपका जो सेट 2 और 3 है उसे भी अपलोड करूंगा, साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसके उत्तर को भी अपलोड करूंगा, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। तो आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा यानी कि भिड़ेगा, जिससे आप लोगों को अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।